Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma, and this is the second chapter of Indian economic development which today I decided to revise you. First chapter already I made one shot जिसमें मैंने उसके सारे points डेप्थ में आपको पढ़ाए हैं. ये सेकंड चैप्टर 50 से 90 जो इंडिया ने पॉलिसीज़ बनाई थी और उसका फिर क्या इम्पैक्ट हुआ था, क्रिटिकल अप्रेजल, दैट इज यू विल स्टडी इन दिस सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इकोनॉमिक्स मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और मोटिवेट करो. इस चैप्टर में बच्चों हम बात करेंगे 50 से 90. 50 तक बच्चों इंडिया में जो हम अपनी इकोनॉमी को रन कर रहे थे उसमें हमने ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी उन्हीं के साथ हमारी इकोनॉमी चल रही थी. लेकिन 50 के बाद हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी इकोनॉमी को अपने अकॉर्डिंग, अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग बनाने के लिए सोचा और 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ. 50 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ. 51 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना और 5 ईयर प्लान्स हमारे जब से हम बनाते थे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करते थे. अब इस चैप्टर में सबसे पहले आपको चैप्टर एट ए ग्लैंस समझना है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ आपको फोकस करके पढ़नी है बच्चों. पहला तो इकोनॉमिक प्लानिंग, उसके 4 इम्पॉर्टेंट गोल्स जिसमें से एक गोल 3 और 4 मार्क में आता है और कभी कभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन के भी आ जाता है. इक्विटी, सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इन चारों में से कोई भी एक गोल 3 और 4 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है. तो इन 4 गोल्स को फोकस करके पढ़ना है. इसके बाद गोल्स के बाद तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर है. एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कंडीशन थी एग्रीकल्चर की, उसके बाद क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, मेजर्स कौन से उठाए, उसमें 2 हैं. एक तो है लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा है आपका न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, ग्रीन रिवोल्यूशन. इन दोनों के थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने ट्राई किया था. अब ये इन दोनों पे फोकस करोगे. इसके बाद हम आ जाएंगे सब्सिडीज़ वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. इसमें भी 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवोल्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए फार्मर्स को मोटिवेट करने के एक एम से दी थी, अब उस पर डिबेट शुरू हो गई है. कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सब्सिडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए और कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं सब्सिडीज़ को हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए. अब इस पे भी 3 मार्क क्वेश्चन आ जाता है अक्सर. ठीक है. इसके बाद हम एग्रीकल्चर सेक्टर, ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या बेनिफिट्स हुए और उससे एसोसिएटेड रिस्क कौन कौन से थे, इस पे भी 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. तो ऐसे आप फोकस करके आप पढ़ेंगे. इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद हम मूव करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर. इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बच्चों मेन है IPR 1956, 48 में बना था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन फर्स्ट. लेकिन वो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी में जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत चेंज हो रही थी, तो वो IPR 1948 फिट नहीं हो रहा था. तो 56 में सेकेंड IPR बना था, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बना था और उसके अकॉर्डिंग पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्लासिफिकेशन इन 3 कैटेगरीज, दैट इज शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C. ये इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा लाइसेंसिंग पॉलिसी थी. इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, ये इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर में. दिस इज 3 पॉइंट्स आपके यहाँ अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ोगे आप. एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा आप पढ़ेंगे लाइसेंसिंग पॉलिसी और तीसरा आप पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. इसके बाद हम आ जाएंगे फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी और जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी. इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं बच्चों. ये क्या थी पॉलिसी, ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे,
इसको इम्प्लीमेंट करने के रीजंस क्या थे और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ लॉन्ग टर्म में जाके, ये सारा हम इन वर्ल्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत, राइट। इसके बाद हम मूव करेंगे फॉरेन सेक्टर के बाद हम मूव करेंगे सीधे क्रिटिकल अप्रेजल पर। कोल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन ट्रेड 3, उसके बाद इसका क्रिटिकल अप्रेजल पर हम मूव करेंगे कि ये जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में या फॉरेन ट्रेड में, वो कितना उनका हमें बेनिफिट मिला और कितना हमारी इकोनॉमी पर इसका एडवर्स इम्पैक्ट हुआ। दैट इज़ अबाउट द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द पॉलिसीज़ run by the government of India during 50 till 90. This is about the chapter at a glance. पहले हर एक चैप्टर का एक माइंड मैप बनाया करो बच्चों, उससे जो चैप्टर होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं बात। सबसे पहले जो 1950 से की बात हम शुरू करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। सेंट्रल प्रॉब्लम्स तुमने 11th में पढ़ा है बच्चों। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, जो हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, दैट इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज इन द कंट्री। How to produce, it is related to the selection of technique of production, labor intensive and capital intensive, ठीक है, उसमें कौन सी यूज़ करें और क्या कॉम्बिनेशन रखें अपनी इकोनॉमी में। जैसे इंडिया है आपका ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे हम केवल लेबर से कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से नहीं जा सकते, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना है टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये व्हाट हाउ टू प्रोड्यूस है। उसके बाद फॉर whom टू प्रोड्यूस है, regarding the distribution of national income among the different category of people rich or poor, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं पहले। इसके बाद 3 इकोनॉमिक सिस्टम है। हमने सोचा कि इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए हमें कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम यूज़ करना होगा। पहला है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, दूसरा सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, थर्ड है आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो क्लियर है कि ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज किसके हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल के हाथ में है। और व्हाट इज द मेन एम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और सारे डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर लेता है, और किस मोटिव से, टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आ जाइए सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में बच्चों जो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्स जितने भी कंट्री में हैं उसकी ओनरशिप किसके हाथ में रहती है, उसकी ओनरशिप रहती है गवर्नमेंट के हाथ में, सरकार के हाथ में रहती है। और जो एम है बिहाइंड ऑल द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, वो प्रॉफिट नहीं होता बच्चों, वो होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ये आपका सोशलिस्टिक इकोनॉमी में है। अब इंडिया ना तो प्राइवेट ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूज़ कर सकता था क्योंकि उस समय गरीबी चल रही थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के कारण हमारी कंट्री में पॉवर्टी स्टार्ट हो चुकी थी। तो अगर हम ऐसी स्टैग्नेंट इकोनॉमी को और बैकवर्ड इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं छोड़ सकते थे, ठीक है। तो हम ना तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूज़ कर सकते थे और ना ही सोशलिस्ट, लाइक रशिया हैज़ यूज्ड। रशिया ने सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है बच्चों, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते जो प्राइवेट ओनरशिप को छीन नहीं सकती थी गवर्नमेंट, तो हम सोशलिस्टिक सिस्टम के साथ भी नहीं जा सकते थे। तो हमने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम यूज़ किया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम यूज़ किया, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों पैरेलल काम करते हैं,
ठीक है। इकोनॉमिक जो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, और प्राइवेट सेक्टर किसके लिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करेगा तो एफिशिएंसी अच्छी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी तो ग्रोथ अच्छी होगी, यानी कि वो ग्रोथ पे फोकस करता है। तो इस तरह से करके हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को यूज़ किया। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है बच्चों। इस समय पे भी अगर मैं कहूँ कि आप ये जो डेज आपको मिल रहा है ना बच्चों, इंग्लिश से पहले आपको 12 तारीख को इंग्लिश है, अगर अभी भी आप थोड़ी प्लानिंग करके फोकस करके पढ़ लें तो आप जो करेंगे आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि ये क्या मेरा ही रिजल्ट है। ये मैं पक्का बोल रही हूँ आपको। और आप विश्वास कीजिए कि थोड़ी सी प्लानिंग करो, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाओ और फिर अपना रिजल्ट का मसा देखो। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने उस समय पे ऐसे नहीं कि ये रिसोर्सेज है प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, नहीं, प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी डिसीजन एक सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू जो लिया जाता था टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। पूरा सर्वे करके क्या प्रायोरिटीज़ है इकोनॉमी में, ये सारा इकोनॉमिक प्लानिंग है। अब प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 1950 में। और प्लानिंग कमीशन, जब कोई भी प्लानिंग होती है बच्चों, एक सिंपल सी बात बताती हूँ। अगर मैं सपोज पहले मैं अपना एम डिसाइड करती हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती हूँ, और उसका ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है, कि मेरा ये एम है 90%, 100%, उसके लिए मुझे प्लानिंग कर। तो कोई भी प्लानिंग हो, हमेशा कुछ उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, उसमें कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स थे, लॉन्ग टर्म प्लान्स थे। शॉर्ट टर्म प्लान्स प्लान स्पेसिफिक होते थे जो कि 5 साल के अंदर उनको हमको अचीव करने होते थे। लॉन्ग टर्म प्लान 25 ईयर्स के टाइम पे, और वो वैरी नहीं करते थे कि फर्स्ट प्लान में डिफरेंट है, सेकंड प्लान में डिफरेंट है, दे आर कॉमन फॉर ऑल 5 ईयर प्लान्स। तो वो था आपका लॉन्ग टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स में आपके 4 गोल्स थे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के। एक तो था ग्रोथ, दूसरा था सेल्फ रिलायंस, तीसरा था इक्विटी और मॉडर्नाइजेशन। ग्रोथ सबसे पहला एम, ग्रोथ को हम लेते हैं। ग्रोथ को अक्सर बच्चे तुम लोग कुछ भी लिख देते हो कि इंक्रीज इन द जीडीपी। नो, इंक्रीज इन द जीडीपी बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन, this is known as growth. Growth simply does not mean the increase in the size of GDP. GDP बढ़ना है, लेकिन कैसे बढ़ना है? प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, एफिशिएंसी बढ़ा के, उसको बोलते हैं बच्चों ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, कि प्रोडक्टिविटी हमारे नेशन की बढ़नी चाहिए। इसमें इसका जो इसको हम कैसे कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को? हम या तो फिजिकल जो कैपिटल है हमारी कंट्री में उसका स्टॉक बढ़ा दें। जब फिजिकल कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है, मशीन्स बढ़ेंगी, प्रोडक्टिव हमारी कैपिटल बढ़ेगी, तो क्या होगा कि कैपेसिटी टू मोर मशीन मतलब मोर प्रोडक्शन। दूसरा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया कर लें, ठीक है, अपना जो सपोर्टिव सिस्टम क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको अच्छा कर लें। ये भी 3 मार्क क्वेश्चन है बच्चों। और या फिर जो हमारे पास प्रोडक्टिव कैपिटल है, प्रोडक्टिव सर्विसेज हैं, उनको और एफिशिएंट बना के, उनको और प्रोडक्टिव बना के, इस तरह से करके हम अपनी कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, राइट, क्या कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बढ़ा सकते हैं। और उससे जो हमारी जीडीपी बढ़ेगी उसको हम बोलेंगे ग्रोथ, ठीक है। जीडीपी आपको पता ही है, आपने मैक्रो में पढ़ रहा है, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर, दिस इज जीडीपी, ठीक है। अब जीडीपी में एक आता है बच्चों स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। स्ट्रक्चरल ऐसे ऐसे वर्ड जरूर देखना, ये 1 मार्कर में आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन क्या है बच्चों? कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द each producing sector, primary, secondary and tertiary, toward GDP of a nation. This is known as structural composition. और occupational structure क्या होता है बच्चों? The contribution of workforce, कि हर सेक्टर वर्कफोर्स का कितना %
एंगेज कर रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, राइट। ये सब है आपका। फिर आ जाइए मॉडर्नाइजेशन। अगेन मॉडर्नाइजेशन में 2 पॉइंट पढ़ने हैं। केवल मॉडर्नाइजेशन टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक के अडॉप्शन तक नहीं है, बल्कि मॉडर्नाइजेशन हमारे आउटलुक में भी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। हमारी सोच, थिंकिंग जो है, हमारी आउटलुक जो है हमारा, वो भी मॉडर्न होना चाहिए। तो दोनों को, एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन एंड अलॉन्ग विद द social outlook of the people also should be modern. मतलब we should encourage the female education and we allow the female to work and to contribute to GDP. That all comes under modernization. अब आ जाइए बच्चों सेल्फ रिलायंस। ठीक है, सेल्फ रिलायंस अभी आपका आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, ठीक है, वो वही है। अब इससे भी रिलेट करके क्वेश्चन बन जाता है कौन सी स्कीम है जो हमारी लॉन्ग टर्म गोल के से मैच करती है। ठीक है, तो ये सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत। सेल्फ रिलायंस क्या है बच्चों कि जो चीज़ हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करें और फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो को चेक करें, रिस्ट्रिक्ट करें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम एक्सपोर्ट ना करें, एक्सपोर्ट को करें, लेकिन हम जो चीज़ें अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं उसका इंपोर्ट ना करें। इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, राइट। अब इसकी क्यों ज़रूरत थी बच्चों? सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने की, गोल डिसाइड करने की। आपने पहला पॉइंट है टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस। ठीक है, अगर हम कोविड में भी देखा था, शुरू में हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हमने सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की थी, उसमें डिफ़िकल्टी होती है, और जो हमारे पास चीज़ें हम खुद से यूज़ कर सकते हैं। तो टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, अगर फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होंगे तो फॉरेन कंट्रीज़ हमारी पॉलिसीज़ में इंटरफियर नहीं कर सकते। टू अवॉइड द फॉरेन इंटरफियरेंस इन अवर पॉलिसीज। अगर मान लो हम किसी पर डिपेंडेंट हैं तो वो हम पे प्रेशर डाल सकता है कि ये मत करो, ये करो, नहीं तो मैं आपको ये चीज़ें नहीं बेचूंगा। ठीक है, अगर हम इंडिपेंडेंट है, अपनी बेसिक ज़रूरतें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें हम खुद से अपनी पूरी कर लेते हैं तो क्या होगा, हमारा आउटफ्लो भी कम होगा फॉरेन करेंसी का। इसके साथ ही साथ जो अदर कंट्रीज़ है हमारी पॉलिसीज़ में इंटरफियर भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा थर्ड गोल था इक्विटी। इक्विटी में क्या था? इक्विटी डज नॉट मीन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जो अक्सर बच्चे लिख देते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से इकोनॉमिक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और बहुत स्कोरिंग है सब्जेक्ट। इक्विटी मीन्स द जीडीपी जो हमारी है, that should be distributed, that should be shared among the maximum number of people। ठीक है, जो जीडीपी है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहे, कंसंट्रेट ना हो जाए, बल्कि उसका बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर अवेल्ड बाय ऑल सेक्शन रिच एंड पुअर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितना रिच बंदा कमा रहा उतना ही गरीब कमाए, जितना पियून कमा रहा उतने ही प्रिंसिपल कमाए, नहीं, लेकिन उसमें उनका फेयर शेयर, उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब सबको एम्प्लॉयमेंट उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। दूसरा, इक्विटी में आप क्या लिखोगे? इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो रिच बेसिक नेसेसिटीज सबकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ लिखोगे इक्विटी में, ये सब की पॉइंट्स बता रही हूँ बच्चों में। तीसरी चीज़ लिखोगे कि द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कम होना चाहिए। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल मस्ट, फॉर ऑल द पीपल मस्ट इम्प्रूव। ये है इक्विटी। ठीक है, तो इसमें इन तीन चार पॉइंट अगर आपने ऐसे सीधे सीधे करके लिख दिए, पूरे 4 मार्क्स, राइट। पहला बताया कि बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर अवेल्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ ए नेशन, राइट, रिच एज वेल एज पुअर। दूसरा बताया कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी रिड्यूस्ड। तीसरा बताया कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ऑल द पीपल शुड बी सेटिस्फाइड।
और फोर्थ बताया आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द पीपल मस्ट बी इम्प्रूव। इसको बोलते हैं इक्विटी। इट डज नॉट मीन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एट ऑल। अब आ जाइए एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर सेक्टर में बच्चों हम बात करेंगे कि फीचर्स वही थे आपके। लो प्रोडक्टिविटी, जो आपने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा था कि लो प्रोडक्टिविटी थी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थी, राइट। हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल थी, परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं थे लोगों फार्मर्स के पास, सब्सटेंस फार्मिंग थी, लोग सिर्फ अपने खाने के लिए ही, अपने सर्वाइवल के लिए ही ग्रो करते थे, राइट। वो मार्केट के लिए ग्रो नहीं करते थे। तो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बहुत लो था, पुअर था। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे क्योंकि उनको अपने खाने के लिए करना है, कोई उनको मोटिवेशन नहीं था कि मार्केट के लिए करें, ज़्यादा प्रोड्यूस करें, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करें, कुछ नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन टेनेंट फार्मर्स, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों था, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि वो जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार होते थे, वो क्या शेयर करते थे, केवल आउटपुट क्रॉप्स। दे नेवर यूज टू कम फॉरवर्ड टू शेयर द कॉस्ट। कॉस्ट को शेयर नहीं करते थे कि कितना लगा, चलो हम भी कुछ पैसे देते हैं। वो सिर्फ जो उगा उसको छीनने आ जाते थे। तो नेचुरल सी बात है, फार्मर्स यानी कि टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स जिनकी ज़मीन पर वो काम करते थे, उनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही बना रहता था। इसके अलावा स्मॉल होल्डिंग्स थी, ज़्यादातर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जमींदारों ने छोटे छोटे फार्मर्स के खेत लेके अपने, उनके फील्ड बहुत बड़े हो गए थे और बहुत सारे फार्मर्स के पास बहुत स्मॉल होल्डिंग थी, जिन पर कभी भी बहुत फ़ायदे वाली एग्रीकल्चर नहीं होती थी। अब आ जाइए हम इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। दो काम किए, लैंड रिफॉर्म्स किए और ग्रीन रिवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स क्या था बच्चों? लैंड रिफॉर्म्स था कि जो आपका चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग की जो ओनरशिप थी उसको चेंज किया। जमींदार के पास जो लैंड थी उसको लेके किसको दे दिया था? टेनेंट्स को दिया था, फार्मर्स को दिया था। इसको लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं। इसके लिए क्या किया था? लैंड सीलिंग एक्ट बनाया। लैंड सीलिंग एक्ट के से क्या हुआ? गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मैक्सिमम लैंड डिसाइड की कि एक फार्मर मैक्सिमम इतनी लैंड का ओनर हो सकता है। इससे ऊपर अगर उसके पास लैंड है तो उसको गवर्नमेंट छीन लेगी उससे और लेके उसको क्या कर देगी, फार्मर्स को या लैंडलेस फार्मर्स को दे देगी। ये आपका लैंड सीलिंग एक्ट था। लेकिन ये लैंड सीलिंग एक्ट बच्चों क्या हुआ कि इसमें इम्प्लीमेंट होने से पहले ही ये लीक हो गया, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन जो फार्मर्स भी थे, जो वो सरकार में थे, उन्होंने जब डिस्कशन चल रहा था उससे पहले ही, इम्प्लीमेंट होने से पहले उसको लीक आउट कर दिया। और जो फार्मर्स थे वो अलर्ट हो गए और उन्होंने लैंड को अपने रिलेटिव्स के नाम, वाइफ के नाम, बच्चों के नाम दिखा दिया। और ऑन पेपर क्या किया, जो लैंड गवर्नमेंट फिक्स कर रही थी किया, जिनकी एक फार्मर इतनी लैंड केवल रख सकता, वो उन्होंने ऑन पेपर दिखाया। ठीक है, कि ऑन पेपर इतना ही लैंड होगा, हमारे पास है। अब इससे क्या हुआ कि एक्ट तो बना लेकिन उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, क्योंकि ऑन पेपर उन्होंने सबने इतना ही दिखा रखा था कि भाई सरकार जितना कह रही है हम तो इतने ही लैंड के ओनर हैं। ठीक है, अब लेकिन अब वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्टेट था जिसकी जो गवर्नमेंट थी वो बहुत लॉयल थी, और वो था बच्चों केरला एंड वेस्ट बंगाल। दो स्टेट्स से उनकी सरकार लॉयल थी। ठीक है, और वहाँ पे लीक नहीं हुआ, वहाँ पर इसका जो रिजल्ट था वो अच्छा आया, यानी कि जो लैंड थी वो लैंडलेस फार्मर्स को ट्रांसफ़र हुई। इसके अलावा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज था। अब जब लैंड जमींदारों से लेके एक्चुअल टीलर को दे दी गई, तो जो मिडिल मैन थे वो भी ख़त्म हो गए। क्योंकि मिडिल मैन कौन थे? जमींदार्स ने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया था कि फार्मर से लगान इकट्ठा करके लाओ, तो एक बहुत बड़ा चेन इंटरमीडियरीज का तैयार हो गया था। तो अब जमींदार ही नहीं रहे,
ठीक है, तो जमींदार ही नहीं रहे, क्योंकि जमींदारों से लैंड लेके फार्मर्स को दे दी। तो जो इंटरमीडियरीज की एक बहुत बड़ी बिग चेन थी वो भी अब खत्म हो गई। ठीक है, ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, किसमें, लैंड रिफॉर्म्स में आप पढ़ोगे। दूसरा आप आ जाइए न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, जो क्या थी, ग्रीन रिवोल्यूशन थी। ग्रीन रिवोल्यूशन बच्चों, इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध वॉर चल रहा था, तो हम उस समय पे फूड ग्रेन इंपोर्ट करते थे यूएस से, और यूएस उस समय पाकिस्तान के फेवर में था। तो यूएस ने हमें थ्रेटनिंग दी थी कि वॉर पाकिस्तान के साथ बंद करो, नहीं तो हम तुमको अनाज एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उस समय से गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री को फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि हम जो फूड ग्रेन का हम इम्पोर्टर नहीं रहेंगे, ऐसी कुछ उसने ठानी। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी ही प्राइम मिनिस्टर की जो कोठी होती है, प्रेमाइसेस होता है उनका, वहाँ पे ही फार्मिंग की थी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, टू मोटिवेट द फार्मर्स, राइट। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें, ये क्या है, एक HYV टेक्नोलॉजी है। एक ऐसे सीड्स बनाए गए साइंटिस्ट के थ्रू, साइंटिस्ट को मोटिवेट किया गया कि कुछ ऐसा करो कि जिससे प्रोडक्शन बढ़े, और साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च के बाद, ठीक है, ये 1966 में खरीफ सीजन में HYV सीड्स का जो एक टेक्निक थी, उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और रिजल्ट इतनी बढ़िया है। HYV सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके एडिक्यूट, इसके अच्छा जो सीड्स होते हैं बच्चों, HYV सीड्स, ये खाना है ढंग से, तो जब खाना ज़्यादा है तो उनको पानी भी ज़्यादा चाहिए, तो उनको इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए। तो इसका जो यूज़ हुआ पहले, वो ऐसे स्टेट्स में हुआ बच्चों जहाँ पे कि वाटर सप्लाई इनफ थी, राइट। तो ये सब करके जो प्रोडक्शन हुआ, तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ इस सबको करके कि इसको रिवोल्यूशन का नाम दिया। कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ इन सबको यूज़ करके, और इसको नाम दिया गया रिवोल्यूशन, क्रांति हो गई। अब क्रांति ग्रीन, क्योंकि पेड़ का कलर क्या होता है, ग्रीन, और तब से उस न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी का नाम ग्रीन रिवोल्यूशन रखा गया, राइट। ये था 66 में हुआ। क्या था ये ग्रीन रिवोल्यूशन? It referred to the large increase in the production of food grains, right, due to the use of HYV seeds, जिनको हम मिराकल सीड्स भी बोलते हैं, वन मार्कर मिराकल सीड्स, राइट, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। दिस इज ग्रीन रिवोल्यूशन। ये ग्रीन रिवोल्यूशन दो फेसेस में हुई बच्चों। ये एक तो आपकी फर्स्ट फेज हुई आपकी मिड 60s टू मिड 70s, राइट। इसमें आप स्टेट्स याद रखोगे, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, इन तीनों स्टेट्स में हुई, इसको अडॉप्ट किया गया। और ये कौन सी क्रॉप के लिए यूज़ किया गया? वीट के लिए इसको यूज़ किया गया, ठीक है। और सेकेंड फेज में मिड 70s टू मिड 80s बाकी स्टेट्स में भी फैल गई है, और बाकी और जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उन सब में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाने लगा। तो 2 फेसेस में हुआ, 3 मार्क क्वेश्चन अगेन, राइट। इसके अलावा जो HYV मेन रीजन फॉर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन क्या था? HYV सीड्स थे। इन्होंने क्या किया था? कमाल करके दिखाया था, ठीक है, जिसलिए इनको क्या क्या कहा गया था? मिरेकल सीड्स। तो ये जो सीड्स थे बच्चों, ठीक है, these seeds can be used in those places where there are adequate facility or drainage and water supply. water supply होनी भी चाहिए, वाटर हो तो ड्रेनेज की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसी जगह सेलेक्ट की गई। ऑर्डिनरी सीड्स के कंपैरिजन में इनको केमिकल, मैंने कहा ना, खाना ज़्यादा और पानी भी ज़्यादा, केमिकल फर्टिलाइज़र 4 से 10 गुना ज़्यादा उनको फर्टिलाइज़र चाहिए थे इन HYV सीड्स को। खाना भी ज़्यादा चाहिए और पानी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। रिलायबल एग्रीकल्चर चाहिए, फाइनेंस रिसोर्स, फाइनेंस क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों मार्केट से खरीदी जाती थी, ठीक है, तो इनको खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए था। अब आ जाइए इसके बेनिफिट्स क्या हुए ग्रीन रिवोल्यूशन के, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो पहले मार्केटेबल सरप्लस हुआ बहुत ज़्यादा,
कितना प्रोडक्शन हुआ कि लोग अपने लिए बचाने के बाद भी मार्केट में बेचने के लिए भी उनके पास बहुत सारा प्रोडक्शन बच जाता था। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि बफर स्टॉक अब मार्केट्स में बेचने के बाद भी बच गया, जिसको कि गवर्नमेंट ने स्टॉक किया, बफर स्टॉक्स बना लिए ग्रेनरीज ऑफ गवर्नमेंट, जिनको कि नेचुरल कैलेमिटी कोविड के टाइम में कितना यूज हुआ बच्चों। तो ये बफर स्टॉक्स बन गए ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण। और लो इनकम ग्रुप पीपल को कैसे हेल्प हुई, क्योंकि जब प्रोडक्शन बहुत हुआ तो सप्लाई ज़्यादा हो गई, और जब सप्लाई ज़्यादा हो गई तो प्राइस कम हो गया, तो जो गरीब लोग थे वो कम पैसों पर उनको अनाज मिल जाता था। तो ये बेनिफिट्स किसको था, लो इनकम ग्रुप पीपल, नॉट फार्मर, पीपल, क्योंकि सारे लोग जो फूड ग्रेन्स था उसको कम पैसों पे खरीद पाते थे। अब इससे रिलेटेड जो रिस्क थे बच्चों वो क्या क्या थे, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेशन। पहला था पेस्ट अटैक का रिस्क था। इस पर पेस्ट अटैक होने का बहुत खतरा रहता था इस टेक्नोलॉजी से, राइट। और अगर एक बार पेस्ट अटैक हो गया तो पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती थी, इनकम ज़ीरो भी हो सकती थी। दूसरा रिस्क था आपका कि हालांकि इसको करने के लिए एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च किया, ठीक है, इंसेक्टिसाइड बनाए, पेस्टिसाइड बनाए, इससे इसको कंट्रोल किया गया। दूसरा रिस्क था बच्चों इनकम इनइक्वलिटी का। इनकम इनइक्वलिटी का रिस्क कैसे था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पैसे की थी, बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड चाहिए थे, मशीनों से एग्रीकल्चर होती थी, तो वो कौन यूज़ करेगा, ऑब्वियसली अमीर लोग यूज़ करेंगे, और अमीर हो जाएंगे, और जो गरीब हैं फार्मर्स हैं उनके पास छोटे पीस ऑफ लैंड है, उनके पास पैसा भी नहीं है ये इनपुट खरीदने के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, तो वो नहीं, उनका जो इनकम है नहीं बढ़ पाएगी। तो रिच, अगर अभी ये रिच और ये पुअर है तो फिर रिच यूज़ करके ऊपर और निकल जाएगा, पुअर कुछ नहीं कर पा रहा है, तो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसको गवर्नमेंट ने कैसे कंट्रोल करने का प्रयास किया, इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई ठीक है, एक तो उन्होंने सब्सिडीज दी, सब्सिडीज चलिए सबको मिलती थी, रिच को भी मिलती, इसका फ़ायदा रिच को भी हुआ, लेकिन जो पुअर फार्मर्स को उन्होंने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिलाया कि आप लोन लीजिए। और देखो बच्चों, रूरल डेवलपमेंट में आपने पढ़ा है 1969 में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया था, उसका पर्पस भी ये था। 66 में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, और इसको प्रमोट करने के लिए ताकि हर गांव में जो बैंक जाए, हर गांव में नेशनलाइज्ड बैंक जाए जो गरीबों को लोन दे, पुअर फार्मर्स को लोन दे, ताकि वो ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू प्रोडक्शन कर सके और एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ा सके। ये सब हुआ था। अब आ जाइए डिबेट ऑन एग्रीकल्चर रिस्क। देखो अब 3-3 नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं बच्चों। मैंने आपको बताया पहला कि 2 फेसेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, 3 नंबर 60 to 70, मिड 60 to मिड 70, मिड 70 to मिड 80s। दूसरा आपको बताया बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, 3.3 नंबर। उसके बाद बताया रिस्क क्या थे और गवर्नमेंट ने उसको कैसे कम करने की कोशिश की, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन। फिर इसके बाद सब्सिडीज पे आ जाइए। सब्सिडीज पे डिबेट, आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सब्सिडीज, ये भी आपका 3-3 नंबर का क्वेश्चन, राइट। तो इसमें जो डिबेट हुई सब्सिडीज पे, सब्सिडीज क्यों दी गई, टू क्योंकि शुरू में फार्मर्स उसको इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए रेडी नहीं थे। वो कहते थे हमारे पास जब बीज है पहले से ही, तो हम इसको बाहर से क्यों खरीदें, हमारे पास खाद है पहले से, हम इसको मार्केट से क्यों खरीदें। दे वर नॉट रेडी टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, हम थोड़ा सब्सिडीज देके इसके प्राइस कम कर देते हैं, अब यूज़ करो, ठीक है। तो उस समय पर सब्सिडीज दी गई थी, और सब्सिडीज किसको देते थे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को देते, प्रोड्यूसर्स को देते थे, और प्रोड्यूसर्स प्राइस को कम करते थे और सस्ते दामों में फार्मर्स को ये इनपुट्स अवेलेबल कराते थे। अब आ जाइए, डिबेट शुरू हुई, ठीक है। इस पर जो फेवर में थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने क्या कहा, पहला पॉइंट दिया भैया रिस्की बिजनेस है, ठीक है, कि अगर इस यहाँ पे इनकम ज़ीरो भी हो जाती है फार्मर्स की, तो थोड़ा बेनिफिट अगर गवर्नमेंट दे रही तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि लोग इतने इम्पॉर्टेंट जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है फूड ग्रेन उसमें जुटे हैं, और जो फुल ऑफ रिस्क है,
तो उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट चलता है, ठीक है। दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया कि जो मैक्सिमम फार्मर पुअर फार्मर है, बिना सब्सिडीज के वो नहीं यूज़ कर सकते इस टेक्नोलॉजी को, तो कीप ऑन, क्योंकि पुअर फार्मर्स अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो इनइक्वलिटी बढ़ जाएगी फार्मर्स के बीच में। तो उन्होंने ये 3 पॉइंट दिए कि इनइक्वलिटी बढ़ जाएगी, पुअर फार्मर्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे और ये रिस्की बिजनेस है, ठीक है। और जो इकोनॉमिस्ट थे जो अगेंस्ट में थे, उन्होंने क्या बात कही बच्चों, उन्होंने कहा कि भाई बेनिफिट्स किसको होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को होता है या बिग फार्मर्स को होता है, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स के पास तो इतनी ज़मीन ही नहीं है कि वो इस टेक्नोलॉजी को ट्रैक्टर यूज़ करके खेती कर सके, तो क्यों दी जाए, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं बिग फार्मर्स, तो अमीर को और अमीर क्यों बनाना। तो उन्होंने पहला पॉइंट तो यही दिया कि बेनिफिट्स टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड प्रॉस्परस फार्मर्स ओनली। दूसरा उन्होंने बताया कि भैया ये फिस्कल बर्डन है, सब्सिडीज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, किसका, गवर्नमेंट बजट पे चले जाओ जरा, ये क्या एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, और एक्सपेंडिचर कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ना तो लाइबिलिटीज कम होती है और ना ही एसेट्स बढ़ती है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। तो उससे क्या होगा, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा रेवेन्यू रिसीट से, तो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट हुआ तो कैपिटल रिसीट्स यूज होंगी इसको फाइनेंस करने के लिए, और फिर क्या होगा, हमारे ओवरऑल बजट में जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स को हमने यूज़ कर दिया रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस करने में, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको भाई बंद करो, और जो उधार अभी भी इस साल के बजट में पता है कि अगर 1 रुपया गवर्नमेंट खर्च कर रही, एज्यूम करो खर्च कर रही है इस साल, तो 24 रुपये का लोन ले रही है, और उन 24 रुपये में से 22 रुपये केवल इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी इसको रोक के चेक करना चाहिए, और वो उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कि कुछ पॉइंट, सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये देखे गए हैं बच्चों, कि जो प्राइस एक सिग्नल होता है, ठीक है। सिग्नल कैसे होता है, क्योंकि प्राइस बताता है, अगर प्राइस हायर है तो इसका मतलब बता रहा है कि उसकी सप्लाई कम है, तभी प्राइस बढ़ रहा है, और जब प्राइस बढ़ रहा है और हमें पता चल गया कि स्केयर है इसलिए प्राइस बढ़ रहा है, तो हम उसका कैसे यूज़ करेंगे, देखभाल के, है ना। और अगर मान लो कोई चीज़ सस्ती है मार्केट में, तो सप्लाई ज़्यादा है और हम उसको ऐसे ही खूब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब प्राइस एक सिग्नल होता है, जो सब्सिडीज़ देकर अननेसेसरी चीज़ों प्राइस को कम कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, अगर मान लो HYV सीड्स पर, फर्टिलाइजर्स पर, इन सब पे सब्सिडीज दे दी, एरिया है, सपोज ये एरिया है, यहाँ पे वाटर की पहले ही थोड़ी कमी है, और लोग ये सब सब्सिडीज देने से इनपुट उनको सस्ते मिले फार्मर्स को, तो वो कौन सा क्रॉप यूज़ कर, वो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में वो वाटर भी इनको ज़्यादा चाहिए, वाटर का ज़्यादा यूज़ होगा, और पहले ही स्कैरसिटी थी वाटर की और हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, प्राइस एक सिग्नल है जो फार्मर्स को अवेयर करता है कि ये चीज़ स्कैर है, इसको मत करो, ये चीज़ ज़्यादा है, इसको यूज़ करो, वो चीज़ ख़त्म हो गई सब्सिडीज़ देने से, ठीक है। दूसरा, जो सब्सिडीज में ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर सब्सिडीज फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट एम्स टू मेक श्योर दैट एवरीवन गेट्स द फूड दे नीड, ठीक है। फूड सिक्योरिटी हो गई, प्रोडक्शन खूब ज़्यादा हुआ, और थ्रू द सब्सिडीज गवर्नमेंट वांट टू इंश्योर द स्टडी इनकम फॉर फार्मर्स, हर सीजन में कोई से भी क्रॉप लगा सकते हैं, थ्रू आउट द सीजन क्रॉप उगा सकते हैं फार्मर्स, ड्यूरिंग द प्राइस चेंजेस और द बैड हार्वेस्ट ऑल्सो, फिर फूड सिक्योरिटी लोगों को हो रही है। एग्रीकल्चर सब्सिडीज फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ लोकल इकोनॉमी ऑल्सो by helping farmers and people living in the rural areas। ये क्या है, पॉइंट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज ये एग्री से, ठीक है। तो सब्सिडीज में लीड टू वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, अभी आपको बताया,
सब्सिडी से क्या होगा, रिसोर्सेज का वेस्टफुल यूज़ होगा, सब्सिडी से चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, सस्ती होने से हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे और उसका वेस्टफुल यूज़ करेंगे। जैसे मैंने ये अभी पानी का आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि ये आपकी सरकार में बिजली सस्ती थी दिल्ली में, तो क्या होता था, बिजली लोग खूब धड़ल्ले से चलाते थे, ठीक है, और क्या होता था, उसका वेस्टफुल यूज़ हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का, ठीक है, तो प्राइस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपका भी आपको बताया कि जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे भी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और पानी और कम हो जाएगा, रिसोर्सेज का वेस्टफुल यूज़ होगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी और पेस्टिसाइड पर जो सब्सिडीज मिलती थी, इससे ओवर यूज़ होगा विच इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, थ्रेट टू एनवायरमेंट भी है, ठीक है, क्योंकि जितना केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है उससे तुम्हें पता है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, थ्रेट टू एनवायरमेंट है ये, राइट। इसके अलावा एग्रीकल्चर सब्सिडीज इंक्रीज द प्रोडक्शन और सम फूड विच हैव सब्सिडीज, केवल वही आपका प्रोडक्शन होगा जिसकी की पे सब्सिडीज मिल रही है, बाकी नहीं होगा। सब्सिडीज इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स विच लीड टू कंफ्यूजन इन द मार्केट एंड कॉज प्रॉब्लम विद बाइंग एंड सेलिंग ग्लोबली, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके रिलेटेड टू सब्सिडीज़ हैं। इसका क्रिटिकल अप्रेजल एग्रीकल्चर सेक्टर का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, अभी थोड़ा कहीं जाना है बच्चों, ठीक है, और ध्यान से पढ़ो। मैं इतनी दूर बैठ के भी अब कोशिश कर रही हूँ आपको कुछ करूँ आपके लिए, और आपको भी ध्यान से पढ़ना है। गॉड ब्लेस यू।